हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स वाणी. Today we are going to do one derivation, that is torque on any electric dipole when it is placed in a uniform electric field. Before we start derivation, we have to learn what is electric dipole. Then only you will be able to do the derivation. What is electric dipole? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब कोई दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के थोड़ी सी दूरी से सेपरेट कर दिए जाते हैं तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्या मीनिंग हुआ? सपोज ये एक चार्ज है प्लस क्यू और ये एक चार्ज है माइनस क्यू, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्यू एंड क्यू, लेकिन दोनों का नेचर, दोनों का साइन क्या है? डिफरेंट है. एक का प्लस है, एक का माइनस है. एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. स्मॉल डिस्टेंस मीन्स ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की, ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है. समझाने के लिए, बोर्ड पे दिखने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको एनलार्ज किया है, थोड़ा सा बड़ा बनाया. अदरवाइज दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी small. So what is electric dipole? What is electric dipole? When two charges of same magnitude but opposite nature means opposite sign, are separated by small and fixed distance, then this system is known as electric dipole. Okay, suppose this is your plus q charge, this is your minus q charge. The distance between these two charges is, let us say, 2l. Okay, why I am taking 2l? Because when you are going to solve the numerical or do the derivations, then the center to center distance will be L and L. मतलब इसके जो, अगर मैं इस डाइपोल का सेंटर लूं तो ये सेंटर हो जाएगा, तो इसकी यहां से भी L दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, और यहां से भी L डिस्टेंस आ जाएगी. तो कैलकुलेशन वाइज इजी पड़ेगा. अदरवाइज अगर आप L लेते हैं तो L/2 और L/2 लेना पड़ेगा. L/2 लेते हो तो L/4 और L/4 लेना पड़ेगा. तो उससे थोड़ा सा हमारे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी. अदरवाइज आप ये 2l ले लीजिए. 2l क्या है? दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच की टोटल डिस्टेंस है वो 2l है. एंड दिस 2l इज वेरी वेरी स्मॉल. ये सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस है. अगर मैं यहां से इसका दोनों जो डाइपोल है इसका जो सेंटर है वो मानता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? यहां से L और ये कितना हो जाएगा? L. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? पहले तो इसको ये देखिए, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड distance
between the charges. ओके, तो क्या हो गया डेफिनेशन वाइज, P इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज. एनी चार्ज मीन्स आप ये लें चाहे ये लें, तो जब मैग्नीट्यूड वर्ड यूज हो गया तो प्लस ही लेना पड़ेगा. तो यहां पे क्या आ जाएगा Q. एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस कितनी ली हमने यहाँ पे 2L. ओके, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2QL. 2QL. अब आपको मैंने कहा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं यहां से बात करूं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब यहां देखिए सर, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी बनाना है तो हमें पता है चार्ज तो कभी वेक्टर होगा नहीं, चार्ज तो स्केलर होगा. तो यहां पर हम लेंथ को क्या मानेंगे, वेक्टर क्वांटिटी. जैसा कि हम फिजिक्स में एरिया को भी हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, सिमिलरली यहाँ पे ये जो लेंथ होगी ये क्या होगा, यहाँ पे आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा. क्योंकि चार्ज तो वेक्टर हो नहीं सकता, तो लेंथ यहाँ पे वेक्टर होगा. और जब लेंथ वेक्टर होगा तो स्केलर इनटू वेक्टर विल बी वेक्टर. इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, अगर यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट की अगर हम बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और ये मीटर. तो कूलाम इनटू मीटर विल बी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. या मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है. ओके, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. अब हम एक डेरिवेशन करेंगे इस पर बेस्ड. टॉर्क कैलकुलेट करेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, तो वो हम डिस्कस करते हैं. This will be your derivation. Torque on electric dipole when placed in a uniform electric field. Okay, what does it mean? इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने अगर कोई डाइपोल रख दिया, सपोज ये हमने डाइपोल रख दिया, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है. यहां पे मान लीजिए -Q है, यहां +Q है. दोनों डाइपोल के जो बीच की डिस्टेंस है वो 2L है. अब हमें ये पता है जब सर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस चार्ज पे कितना फोर्स आता है, F = QE. अगर किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन रखते हैं तो वो चार्ज जो फोर्स फील करता है उसकी वैल्यू क्या आती है, F = QE. तो यहां पर इधर भी एक फोर्स लगेगा और इधर भी एक फोर्स लगेगा. बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज सेम, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द चार्जेस. इक्वल एंड अपोजिट क्यों, इक्वल तो इसीलिए क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अपोजिट क्यों, क्योंकि दोनों के साइन जो हैं वो अलग हैं इसीलिए. तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F. मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी. तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहां पर भी फोर्स F = QE. ओके, डायरेक्शन ये हो जाएगी क्योंकि प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है और माइनस चार्ज क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है या
रिपेल कर जाता है, तो इधर जो फोर्स लगेगा -q पर, वो किधर लगेगा, इधर। तो दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। अब जब ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा किसी डाइपोल को, अगर मैंने जैसे डाइपोल है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो एक फोर्स यहां लगा, एक फोर्स यहां लगा, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये घूमने की कोशिश करेगा। दिस डाइपोल विल ट्राई टू रोटेट, और उसी को हम कहेंगे टॉर्क। टॉर्क इज नथिंग बट अ रोटेटिंग फोर्स। ये जो टॉर्क वर्ड लिखा है, ये क्या है, टॉर्क क्या होता है, एक रोटेटिंग फोर्स होता है। जैसे अपन फैन में देखते हैं, तो फैन घूमता है, तो ये रोटेटिंग फोर्स है। आप रोटेटिंग फोर्स ना कह के इसको टॉर्क कह सकते हो। वापस एक बार बताता हूं, सपोज कोई पॉइंट है ये, इस पे अगर कोई फोर्स इधर लग रहा है और इधर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो ये पॉइंट कहीं भी नहीं खिसकेगा, बिकॉज देर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो पॉइंट है तो कोई डिस्टेंस का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, ये इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, एक डिस्टेंस आ गई, अगर मैं इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाऊंगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये चीज क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर लूं, तो क्या हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि सर टॉर्क कितना लगेगा। तो यहां पे अगर मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख दें, when electric dipole is placed in a electric field equal and opposite force acts on the dipole, due to which it starts rotating। अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लूं इन दो फोर्स के बीच में, ये जो फोर्स है इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, इसका बेस सपोज ये ए पॉइंट था, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गई यहां से, ए बी। लेट ए बी इज द perpendicular distance between the forces। ओके, ये फोर्स और इस फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और जो डाइपोल है, लेट डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा with the इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इधर की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो डाइपोल है वो इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब वी नो डेट जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, आपने 11th क्लास में भी टॉर्क पढ़ा होगा, तो एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब मैग्नीट्यूड कितना है, इधर QE, इधर भी QE, मैग्नीट्यूड लेना है तो साइन की जरूरत नहीं है, तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, QE। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो AB। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब AB को कैलकुलेट कर लेते हैं।
इक्वेशन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा कैलकुलेट करिए। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AB अपॉन 2L। ये 2L है यहां से, तो AB की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2L साइन थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AB फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1, यानी यहां से AB की वैल्यू क्या करिए? हम यहां पे पुट कर दीजिए। तो AB की वैल्यू जब आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो टाउ बिकम्स QE इंटू 2L साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा? 2L साइन थीटा। इसको रीअरेंज कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2QL E साइन थीटा, 2QL E साइन थीटा। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दैट इज P, स्मॉल p, वो क्या होता है? 2QL के इक्वल होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 2QL को हम क्या लिख सकते हैं? P, बिकॉज P इज इक्वल्स टू 2QL। तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अब अगर P साइन थीटा, तो इतना टॉर्क लगेगा इस पर। ये थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन P एंड E, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। यू कैन ऑल्सो राइट इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P क्रॉस E, बिकॉज वी नो दैट A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा। एन कैप क्या है? डायरेक्शन है। तो यहां पे ये तो जो हमें कैलकुलेट किया ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। अब हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं। अब इसकी डायरेक्शन देखें, अगर हम टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो टॉर्क की डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन of torque is always perpendicular to the plane made by P and E। मतलब जो डायरेक्शन होगी टाउ की वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी किसके? P और E के द्वारा जो प्लेन बनाया गया है। कैसे सर? देखिए, अगर मैं इस वाले में देखूं तो टाउ की डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां से अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई? ये यहाँ माइनस क्यों लिखा है अपन ने, यहाँ प्लस क्यों लिखा है? तो P की डायरेक्शन ये हुई। ओके, E की डायरेक्शन क्या है? तो E की डायरेक्शन ये है सर, ये E की डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है। अब प्लेन कैसे बनाए? तो इसके पैरेलल अगर मैं यहाँ लाइन खींच दूं, इसके पैरेलल ये लाइन खींच दूं, तो ये प्लेन बन गया। और प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगी? जो टाउ की डायरेक्शन होगी। अब सर यहाँ पे हमारे पास दो केस आ रहे हैं, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। देखिए, थीटा जो है, थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा 90 भी हो सकता है, थीटा 180 भी हो सकता है। तो अगर मैं ये देखूं मिनिमम टॉर्क कब लगेगा, तो हम यहाँ पे दो केस ले लेते हैं। केस नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है P साइन थीटा। अगर थीटा बिकम 0 डिग्री, यानी इसको मैं ऐसे कर दूं, जो थीटा है वो 0 कर दूं, तो अगर मैंने थीटा को 0 कर दिया तो साइन 0 बिकम्स 0, टाउ विल बी, बिकॉज साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये चीज 0 होगी तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, कोई रोटेटिंग फोर्स उस पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर
थीटा को मैं 90 डिग्री कर दूं तो ये तो हुआ मिनिमम टॉर्क। और अगर इस केस में क्या हो जाएगा, PE sin 90 becomes 1, तो टॉर्क विल बी दिस एंड दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमम टॉर्क। ओके, तो इस डेरिवेशन में बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल में एग्जामिनर क्या कर सकता है कि यहाँ थीटा की वैल्यू चेंज करते हैं, आपको दे दे थीटा 30 डिग्री दे दे, 45 डिग्री दे दे, 60 डिग्री दे दे, P और E की वैल्यू दे दे, तो आप इजीली PE साइन थीटा का यूज कर टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के डेरिवेशन सीखेंगे। थैंक यू।